नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी बहुत ही विचलित करने वाली है, बहुत ही दर्दनाक है। ये मामला बनारस का है। आप सारे लोग पिछले कुछ दिनों से बिट्स एंड पीसेस में इस कहानी को सुन रहे होंगे, यानी किस्तों में ये खबर बाहर आ रही है जिसमें एक लड़की के साथ 23 लड़कों ने 6 दिनों तक रेप की वारदात को अंजाम दिया। आप सोचिए उस लड़की की शारीरिक और मानसिक हालत क्या होगी जिसके ऊपर इतना जुल्म सितम गुजरा हो। रेप एक ऐसी घटना है जो किसी की आत्मा को छलनी कर जाता है, और जब किसी लड़की के साथ 23 लोग रेप करें तो आप समझिए कि उस लड़की की हालत क्या हुई होगी। हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल। उस लड़की की हिम्मत की भी दाद देनी होगी कि उसने इतनी मुश्किलों के बावजूद हिम्मत से न सिर्फ अपने घर वालों को पूरी बात बताई, बल्कि उसके बताने पर अब उन 23 लोगों के नामों का, उनके असली चेहरे का खुलासा हो चुका है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो आगे की कहानी है वो ये है कि ये सब कुछ जो है सिर्फ कोइंसिडेंस या इत्तेफाकन नहीं है कि लोगों ने किसी एक अकेली लड़की को देखा और उसके साथ रेप कर लिया, मौके का फ़ायदा उठाकर, किसी लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ रेप किया। ये मामला वैसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित गिरोह है जिसे सेक्स रैकेट कहना भी गलत होगा। ये गिरोह बेसिकली एक रेप रैकेट है, अपने तरह का एक अनोखा मामला जिसके बारे में सुनकर, जिसकी सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज जैसा कि मैंने आपको बताया, ये खबर पहले से आती रही है तो आप लोगों ने इस खबर को पहले सुना ज़रूर होगा, लेकिन आज जब आपको मैं इस पूरे घटना से जुड़ी जो भी जानकारी बताऊंगा, ये अब तक के पुलिस इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स हैं, और इसके बाद ये पूरा घटनाक्रम शुरू से लेकर आखिर तक आपके लिए शीशे की तरह साफ हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग, जिनको इंसान कहना शायद गलत होगा, भेड़िए या भेड़ियों को भी बदनाम करने वाली बात होगी, मतलब ऐसे लोग रहते हैं जिनके बारे में जिक्र करने में भी जो है वो गुस्सा आता है, तकलीफ होती है। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताते हैं। मामला बनारस का है। 29 मार्च की सुबह को एक लड़की अपने पेरेंट्स को ये बोलकर घर से निकली कि मैं अपनी सहेलियों के साथ कुछ किताबें खरीदने जा रही हूँ। लड़की एक स्पा सेंटर में काम करती है और काफ़ी एक्टिव गर्ल है। वो एक उदयमान एथलीट भी है, बैडमिंटन खेलती है और बैडमिंटन में ही स्पोर्ट्स वुमन के तौर पर आगे बढ़ना भी चाहती है। साथ ही वो पढ़ाई लिखाई भी कर रही है, यानी ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है। तो एक लड़की जिसमें बहुमुखी प्रतिभा है, जिसको कहते हैं ना मल्टी टैलेंटेड गर्ल थी ये लड़की, या गर्ल है ये लड़की। 29 मार्च की सुबह अपने घर से निकली और मम्मी पापा को ये बता कर गई कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। इसके पिता जो हैं वो छोटा मोटा काम करते हैं, छोटा मोटा मतलब ड्राइविंग करते हैं, तो बहुत अमीर लोग नहीं हैं, और बल्कि अगर ये कहा जाए कि गरीब ही हैं तो भी ये गलत नहीं होगा। तो ये लड़की जो है ये 3-4 घंटों में भी वापस नहीं आई। घर वाले परेशान हुए, उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया। लड़की का फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा था। घर के लोग इंतज़ार करने लगे, पहले 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। इंतज़ार जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इस बीच लड़की की जो जानने वाली दूसरी सहेलियां हैं उनसे फ़ोन पर बात हुई, कुछ नाते रिश्तेदारों से बात हुई। सब ने कहा कि नहीं, मतलब वो लड़की उनके पास नहीं आई, मतलब हमारे पास तो नहीं आई, ऐसा लोगों ने कहा। अब लड़की के माता पिता बेचैन हो गए। वो पहुँचे लालपुर पांडेपुर पुलिस स्टेशन, और उस पुलिस स्टेशन में पहुँचकर उन्होंने बताया कि उनकी बेटी सुबह घर से निकली थी और अभी तक आई नहीं है, वो बहुत परेशान है। पुलिस ने उनको देखा और देखने के बाद कहा कि ठीक है, आप हमें लिख कर दे जाइए, हम लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं और आप भी अपने तौर पर ढूंढिए। लड़की की उम्र तकरीबन 18 साल की है। तो ऐसे में आमतौर पर इस तरह के मामलों में पुलिस ये मान लेती है कि शायद किसी लड़के के साथ जो है वो अफेयर में होगी और कहीं भाग गई होगी। ऐसा पुलिस वाले या पूरी दुनिया के लोग आमतौर पर यही मान लेते हैं जब इस एज ग्रुप की कोई लड़की या लड़का कहीं गायब होता है। तो इस मामले में भी शायद पुलिस के माइंड में वही इंप्रेशन रहा हो। तो पुलिस ने कहा कि हम ढूंढते हैं, आप लोग जाइए। ये लोग घर आ गए। क्या करते, कहाँ जाते? उसके बाद अगले दिन इंतज़ार करते रहे कि बेटी आएगी, उसकी कोई खबर मिलेगी। लगातार उसको फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद 30 मार्च को लड़की के घर वाले बनारस में जिस जगह पर रहते हैं उसके आसपास के पूरे इलाके में चप्पा चप्पा छान मारते रहे। एक बेबस बाप, माँ, घर के दूसरे लोग अपनी बेटी की तलाश करते रहे कि हमारी बेटी गई कहाँ। उनको कुछ नहीं पता था कि उनकी बेटी कहाँ गई है, किसके साथ गई है, किस हाल में है,
फ़ोन ऑफ हो चुका था, बहुत घबराहट, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई, मतलब आप समझिए कि बस जान नहीं निकली, ऐसी हालत रही होगी माँ बाप की। इसके बाद एक एक करके 6 दिनों का वक्त गुजर गया। 29 मार्च से 4 अप्रैल की तारीख आ गई और 4 अप्रैल को आखिरकार लोकल पुलिस ने उनको फ़ोन किया, लालपुर पांडेपुर की पुलिस ने, और कहा कि आपकी बेटी हमारे पास है, आप चले आइए। लड़की के माँ बाप ने राहत की सांस ली कि ओ चलो, थैंक गॉड, सेफ है कम से कम। मतलब बोलता तो नहीं कोई, लेकिन मन में वो डर तो होता है कि कहीं कुछ हो ना गया हो। तो उनको लगा कि चलो बेटी सेफ है। फ़ौरन थाने पहुँचे। थाने में जब पहुँचे और बेटी की जो हालत देखी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बेटी जो है वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी और अपने पेरेंट्स को देखकर ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी, पहचान तक नहीं पा रही थी। अब ऐसा कैसे हो सकता है, किन हालत में हो सकता है? पुलिस वालों ने बताया कि आपकी बेटी जो है वो घनघोर नशे में है और इसे कोई नशीली चीज़ खिलाई पिलाई गई है, जिसकी वजह से इसकी ये हालत है और वो अपने सेंसेस में नहीं है। वाकई बेटी जो है अब माँ बाप को जब नहीं पहचान पा रही है तो आप समझिए कि उसकी हालत कैसी होगी। तो खैर, माँ बाप ने तो अपनी बेटी को पहचान लिया, थोड़ा बहुत बेटी ने रिस्पॉन्ड किया पूछने पर, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी और वो तकलीफ़ से चल रही थी। मतलब शरीर पर भी ज़ख्म थे, अंदरूनी अंगों में, और दिमागी तौर पर तो एक तरह से देखा जाए तो सुन्न हो गई थी क्योंकि नशीली चीज़ दी गई थी। लड़की को किसी तरह से ये परिवार अपने घर वापस लेकर आया और वो घर में पूरे 2 दिनों तक उसी नशे के आलम में सोती रही। मम्मी पापा कुछ कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करते रहे, ज़बरदस्ती कुछ मुंह में डालते रहे कि कम से कम कमज़ोरी ना आ जाए, वो रिकवर करे। 48 घंटों के बाद वो लड़की एक तरह से अपने सेंसेस में वापस आई, थोड़ा नॉर्मल हुई, वॉशरूम वगैरह गई, नॉर्मल हुई। और 48 घंटे बाद जब इस लड़की ने मुंह खोलना शुरू किया तो परिवार तो पहले ही दहशत में और डर में था, लेकिन जब मुंह खोलना शुरू किया, बताना शुरू किया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो समझिए पूरे परिवार में भूचाल आ गया। सिर्फ माँ बाप नहीं, जो बाकी के नाते रिश्तेदार और हमदर्द वहाँ पर थे, उन्होंने भी जब इस लड़की के साथ हुई ज़्यादती की कहानी सुनी तो उनको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लड़की ने बताया कि इन 6 दिनों में उसके साथ 23 लड़कों ने रेप और गैंग रेप किया था। लड़की को इतने लोगों को पहचानने और उनके नाम गिनने में भी दिक्कत हो रही थी। कैसे गिनती? कुछ तो जानकार थे, कुछ अजनबी थे। 23 लोगों का किसी के साथ रेप करना मतलब अनइमेजिनेबल है। लड़की ने ये सारी बातें बताई। अब पुलिस वाले जो है वो फिर से, माफ़ कीजिएगा, लड़की के घर वाले जो है वो फिर से पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन जाकर इस बार उन्होंने FIR थाने में दर्ज करवाई और ये FIR दर्ज हुई 10वें दिन। घर वालों का ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने पहले भी पुलिस को बताया था और पुलिस ने जिस हाल में लड़की को रिकवर किया था, नशे की हालत में, देख के लगता था कि उसके साथ रेप हुआ है, सब कुछ समझ में आ रहा था। पुलिस वालों ने अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और कोई ना तो तहरीर ली, ना FIR दर्ज की, प्रोएक्टिव पुलिसिंग नहीं की। वो इंतज़ार करते रहे कि लड़की के मम्मी पापा जब लिखवाएंगे तब लिखवाएंगे। और आखिरकार जब वो उस सेटबैक और सदमे से वापस आए तो उन्होंने फिर जाकर थाने में तहरीर दी और इस बार लड़की की गुमशुदगी के बाद 10वें दिन इस मामले में पहली FIR दर्ज की गई। और लड़की के बयान पर, लड़की के घर वालों के बयान पर सबसे पहले 4 लड़कों के नाम लिखवाए गए। इनमें एक लड़के का नाम है दानिश, एक का नाम है साजिद, एक का नाम है राज और एक का नाम है आयुष। इन चारों का नाम लिखवाया गया। लड़की ने ये बताया कि इन 4 लड़कों ने उसे धोखे से अगवा किया और सबसे पहले उसके साथ रेप करने वालों में यही 4 लोग शामिल थे। अब इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, घर से तो लड़की गायब हो गई, उसके साथ नशा देकर रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, फिर वो लड़की रिकवर हो गई, यहाँ तक तो कहानी क्लियर है। अब ये लड़की घर से गायब होने के बाद, मतलब घर से निकलने के बाद आखिर कैसे गायब हुई, किसने उसको अगवा किया पहली बार, कहाँ लेकर गए, क्या नशा दिया, और इन सब के पीछे, जैसा कि मैंने आप सबको शुरू में ही बताया था कि एक संगठित रेप रैकेट है, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे घटनाक्रम का। तो लड़की ने ये बताया कि उसे जानने वाला एक लड़का जिसका नाम राज विश्वकर्मा है, वो उसे रास्ते में मिल गया था उस दिन 29 मार्च को, और राज ने उसे अपने साथ बहला फुसला कर वो एक होटल में इस लड़की को लेकर गया। लड़की को लगा कि शायद थोड़ी देर चिल करेंगे, साथ में बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन राज विश्वकर्मा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। होटल में ले जाने के बाद उसने कोई नशीली चीज़ इस लड़की को खिला दिया।
खिला दी नशीली चीज़, और उसके बाद जब लड़की नशे में आ गई तो कमरे में ले गया। कमरे में ले जाने के बाद सबसे पहले राज विश्वकर्मा ने उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया, और जैसे ही उसे थोड़ा होश आया तो राज ने उसके वीडियोस बना लिए थे और न्यूड कंडीशन में उसकी तस्वीरें क्लिक कर ली थी। ये जब उस लड़की को पता चला तो ऑब्वियस सी बात है वो सदमे में आ गई। उसे समझ में नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करें। वो जिस लड़के पर भरोसा करती थी, जिसे दोस्त मानती थी, जिसके साथ वो होटल में जाने के लिए तैयार हो गई थी, वो लड़का नंबर 1 ब्लैकमेलर निकला। उसके साथ रेप करके उसके वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी। राज ने पहले उसके साथ जो जाति करनी थी वो कर ली। उसके बाद राज ने बाकी के लड़कों को बुलाया, जिनका नाम हमने आपको बताया। आयुष हो गया, साजिद, दानिश, समीर, ये सारे लोग आए। इन लोगों ने फिर उसी होटल में राज विश्वकर्मा की मौजूदगी में इस लड़की के साथ फिर से रेप किया। और ये 29 तारीख के बाद वाले दिन यानी 30 तारीख की घटना है। अब तक आप समझ लीजिए कि कम से कम 6-7 लोग इस लड़की के साथ उसी होटल में रेप कर चुके थे। लड़की का मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया था, और जितने लोग रेप करते उतने लोग अपने अपने तरीके से उसके वीडियो बना लेते, तस्वीरें शूट कर लेते। एक अकेली लड़की इन लोगों का मुकाबला करने, अपना बचाव कर पाने में बिल्कुल लाचार और बेबस थी, क्योंकि अगर होश में भी होती तो कुछ रिएक्ट करती। नशे में थी, पता नहीं क्या खिला पिला दे रहे थे, कोई नशीली चीज़, वो रिएक्ट भी नहीं कर पा रही थी, अपने सेंसेस में नहीं आ पा रही थी, और उसके साथ लगातार रेप होता रहा। 2 दिनों के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। इसके बाद इस लड़की को सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जाहिर, ये लोग मिलकर उस होटल से लेकर गए मलदहिया इलाके में। बनारस में एक मलदहिया इलाका है, और वहाँ एक कॉन्टिनेंटल कैफ़े नाम का एक हुक्का बार है, वहाँ पर ले गए। और उस हुक्का बार में भी इसके साथ फिर से वही सिलसिला दोहराया गया। वहाँ भी रूम्स अवेलेबल हैं, कमरे हैं। वहाँ पर इस लड़की को फिर से नशे की खुराक दी गई, और उसके साथ ये जो बाकी नए नाम मैंने आपको बताए, इन सारे लोगों ने उसके साथ रेप किया। और ये सिलसिला 1, 2, 3, 4, 5 लगातार कई दिनों तक चलता रहा। लोग आते रहे, रेप करते रहे, नशीली चीज़ें देते रहे, ज़बरदस्ती कुछ खिलाते पिलाते रहे, न्यूड वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स लेते रहे और जाते रहे। मतलब ये लड़की न हुई, समझ लीजिए कोई बेजान चीज़ हो गई। इस तरह से उसका यौन शोषण किया गया, ज़्यादती की गई। आखिरकार जब इस लड़की को आज़ादी मिली उनके चंगुल से, उससे पहले भी इस लड़की के साथ एक चलती कार में 3 से 4 लोगों ने रेप किया। ये लड़की नशे की हालत में थी ही, उसे एक कार में बिठा लिया। बिठाने के बाद आधी रात को उसके साथ चलती कार में वो मोलेस्ट करते रहे, उसे रेप करते रहे, और फाइनली बनारस के एक लोकेशन में 3 और 4 अप्रैल की दरमियानी रात को इस लड़की को कार से धक्का देकर गिराकर वो सारे लोग फरार हो गए। इस लड़की को फिर लोगों ने देखा, और लोगों के ज़रिए पुलिस को बात पता चली, और फिर पुलिस ने इस लड़की को रिकवर किया, थाने लेकर आई, और उसके बाद उसके मम्मी पापा को हैंडओवर किया गया। तो ये थी पूरी कहानी। लेकिन अब वो बात जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि एक संगठित रेप रैकेट है, वो कहानी क्या है? वो कहानी ये है कि इस लड़की को ये जो कॉन्टिनेंटल कैफ़े नाम के मलदहिया वाली जगह में लेकर गए थे, उसका जो मालिक है अनमोल गुप्ता, वो इस पूरे मामले का पुलिस की जांच के मुताबिक मास्टरमाइंड है। और वो एक ऐसा आदमी है जो बनारस में संगठित सेक्स नहीं, संगठित रेप रैकेट चला रहा है। इसने तकरीबन 15 नए उम्र के लड़कों को अपने यहाँ कमीशन पर रखा हुआ है। ये लड़के क्या करते हैं? लड़कियों को ल्यूर करते हैं, उन्हें बहलाते फुसलाते हैं, अपने साथ लेकर आते हैं कॉन्टिनेंटल कैफ़े में, खुद भी नशा करते हैं, लड़कियों को भी नशा कराते हैं, साजिशन लड़कियों को नशे की ज़्यादा खुराक दे देते हैं, और जब लड़कियां अपने सेंसेस में नहीं रहती तो फिर उनके साथ वो रेप करते हैं, और रेप करने के साथ ही उनकी वीडियोस और फोटोग्राफ्स भी शूट करते हैं। इसके बाद लड़कियां ट्रैप हो जाती हैं। ट्रैप हो जाने के बाद इन लड़कियों को जब जब ज़रूरत पड़ता है ये लड़के बुलाते हैं, खुद भी उन लड़कियों के साथ जब मन होता है रेप करते हैं, और उसके बाद इनमें से कुछ लड़कियों को ये लड़के जो है वो अलग अलग लोगों के पास, खासकर ये जो अनमोल गुप्ता है, अलग अलग लोगों के पास सेक्स वर्कर के तौर पर भेजता भी है। और उसके पीछे बस एक ही शर्त होती है कि अगर कहीं मुंह खोला, कुछ बोला, तो तुम्हारे वीडियोस हमारे पास है। अब सोचिए लड़कियों की क्या मानसिक स्थिति होती होगी। पुलिस की जांच में पता चला है कि 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक की लड़कियां और महिलाएं इस रैकेट में ट्रैप हो चुकी हैं, जिनको इस रैकेट के सारे बदमाश अनमोल गुप्ता की अगुवाई में अलग अलग लोगों के सामने पेश करते हैं और खुद भी रेप करते हैं। अब अनमोल गुप्ता ने इतना बड़ा रैकेट कैसे खड़ा किया, इसके बारे में दैनिक भास्कर ने बड़ी ही शॉकिंग स्टोरी छापी है, और दैनिक भास्कर के हवाले से अब मैं आपको वो खबर बताना चाहता हूँ।
अनमोल गुप्ता आज से कुछ साल पहले यानी साल 2018 में चाउमीन का ठेला लगाया करता था बनारस के सिगरा इलाके में। आप सोचिए कि उसका प्रोफाइल क्या रहा होगा। जाहिर है वो भी कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था, गरीब घर से या गरीब वर्ग से ताल्लुक़ रखता था, सिगरा इलाके में चाउमीन बेचता था। लेकिन चाउमीन का काम अच्छा चल निकला। जब चाउमीन का काम थोड़ा अच्छा चल निकला तो 2 साल बाद उसने सोनिया पोखरा इलाके में एक और दुकान ले ली। वहाँ पर भी चाउमीन के साथ बर्गर, मोमोज, रोल्स ये सब बेचने लगा और वो धंधा भी उसका अच्छा चल निकला। मतलब उसके हाथों में बरकत थी, काम धंधा उसका ठीक ठाक चल रहा था। इसके बाद उसने फिर से स्मिथ स्कूल नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक फास्ट फूड की और दुकान खोल ली। तो देखा जाए तो 2018 से लेकर 2022-23 तक आते आते उसका काम अच्छा खासा फैल गया था और फूड आउटलेट्स के मामले में उसकी दुकानदारी अच्छी चल रही थी। लेकिन इसके दिमाग में अभी शैतान हावी होना बाकी था। किसी ने उसको आइडिया दिया कैफ़े खोलने का। कैफ़े के नाम पर बेसिकली इसने एक हुक्का बार खोला और एक किराए की जगह ली, एक बिल्डिंग लिया मलदहिया इलाके में। हुक्का बार में बात तो सिर्फ हुक्के की थी, जिसमें फ्लेवर्ड हुक्के पीने पिलाने का सिलसिला चलता, लेकिन इसके पीछे तमाम तरह के नशे, चाहे आप उसको हेरोइन अफीम बोलिए या बनारस में भांग वगैरह की बड़ी बहुत आयात है तो, और गांजा है, ये सारी चीज़ें जो नशे की चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम उस कैफ़े में होने लगा। स्मैक का इंतज़ाम होने लगा और कैफ़े में हुक्के के साथ और हुक्के की आड़ में ये सारी चीज़ें लोगों को सर्व की जाने लगी। अनमोल गुप्ता बड़ा शातिर था। उसने इन कामों के लिए, नशे को सप्लाई करने के लिए और सर्व करने के लिए कुछ लड़कियों को भी हायर किया शुरू में। और जब लड़कियां लड़कों को, वहाँ आने वाले शोधे किस्म के, मनचले किस्म के और छपरी टाइप के लड़कों को जब नशे की डोज या खुराक देती थी तो आप समझिए कि वो लड़के जो है किस दुनिया में उनकी मानसिक हालत क्या होती होगी, कैसी हालत में वो रहते होंगे। लड़कों के साथ साथ चूंकि वहाँ लड़कियाँ वेटर के तौर पर काम करती थी तो कुछ लड़कियाँ भी आने लगी। अच्छा, लड़कियों में भी इस एज ग्रुप में 18, 19, 20, 21, 22 वाले एज ग्रुप में दुनिया को जानने, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की इच्छा होती है, तो वो लड़कियाँ भी आने लगी और उनको भी नशे का चस्का इस कॉन्टिनेंटल कैफ़े में लगने लगा। लड़कियों को भी नशा दिया जाने लगा, लड़कियां भी नशे में धुत, लड़के भी नशे में धुत। लेकिन इनमें से कुछ लड़के ऐसे थे जिनको अनमोल गुप्ता ने पहचान लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था और ये तय कर लिया था कि इनको मैं मोहरे की तरह इस्तेमाल करूंगा। जल्दी से उन लड़कों के नाम और प्रोफाइल मैं आपको बताता हूं। सोहेल नाम का एक लड़का है, LLB स्टूडेंट है। राज विश्वकर्मा, जिसने सबसे पहले इस लड़की को ट्रैप किया था, प्राइवेट जॉब में है। साजिद है, महज 12वीं पास है। आयुष सिंह एक लड़का है, ITI का स्टूडेंट है। तनवीर नाम का एक लड़का है, कार मैकेनिक है। इमरान है, वो इंटरमीडिएट पास है। दानिश है, वो 10वीं पास है। और शब्बीर आलम 12वीं पास। ये सारे लोग तो पकड़े गए हैं, इनका प्रोफाइल मैंने आपको बताया। ये सारे लोग अनमोल के, आप समझ लीजिए कि पेरोल पर तो नहीं, लेकिन अनमोल के कमीशन एजेंट के तौर पर काम करते थे। इनका काम क्या था? लड़कियों को बहला फुसला कर कॉन्टिनेंटल कैफ़े में लाना, नशे का डोज देना, और जो भी लगता था कि इस लड़की को ट्रैप कर सकते हैं, ये मुंह नहीं खोलेगी या बहुत अमीर घर से नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, उस लड़की को ये नशे की खुराक देकर पहले खुद रेप करते और उसके बाद फिर अलग अलग लोगों के पास उसको सप्लाई किया करते थे। तो इस तरह से इनका ये पूरा रैकेट चल रहा था। सेक्स रैकेट तो खैर बाद में बन गया, लेकिन असल में ये रेप रैकेट था। इस रैकेट का शायद कभी खुलासा नहीं होता अगर इन लोगों ने अति न मचा दी होती। अति क्या किया इन लोगों ने? ये जो लेटेस्ट केस हुआ, इस लड़की के साथ 23 लोगों ने, आप सोचिए, जानवर भी ऐसा नहीं करते होंगे, 23 लोगों ने एक लड़की के साथ उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे नशा देकर उसके साथ रेप करते रहे, उसे ब्लैकमेल करते रहे और उसके बाद उसे फेंक दिया। अब जब वो रिकवर हुई, घर वालों ने जब पूछा, पुलिस वालों ने जब पूछा, तो 6 दिन बाद वो अपनी दर्द भरी दास्तान तो बताएगी। तो लड़की ने वो सारी बातें बताई और बताने के बाद ये पूरा केस खुला। तो अब पुलिस ने 23 में से तकरीबन 9 लोगों को, 9 या 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं इस वॉल्यूम को देखकर, लोगों की इसमें जो मिली भगत है, लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा गैंग है और कितना संगठित गिरोह है जो इतने समय से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। अब इनका खुलासा हुआ है, इनको क्या सज़ा दी जानी चाहिए, इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, उसको लेकर आपके मन में जो भी भावना है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वही बात बताना ठीक होगा जो बात कानून के हिसाब से सही हो। अब चौराहे पर लटका कर पत्थर मार दे, गोली मार दे, ये सब तो भारत में हो नहीं सकता। तो भारत के कानून के हिसाब से जो भी संभव हो, आपको जो लगता है कड़ी से कड़ी सज़ा उनको क्या मिलनी चाहिए, ये आप बताइए। गियर शिफ्टर के नाम से एक आईडी है जो मैंने प्रीवियस स्टोरी सुनाई थी, उस पर उन्होंने कमेंट किया है। आज थोड़ी दरअसल मतलब
वक्त की मारामारी है। हालांकि ये भी बात अब मैं अक्सर बोलने लगा हूँ, मुझे खुद भी इस बात का गिल्ट होता है, क्योंकि शम्स सर बाहर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी स्टोरीज़ रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं जल्दी से कुछ लोगों के नाम पढ़ता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना कमेंट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, मैंने आपको मुंबई की एक कहानी सुनाई थी, जिसमें मैंने बताया था मुंबई की एक घटना थी। कहानी से कई लोग इसको फिक्शन के तौर पर भी कहते हैं और कहते हैं कि इतनी बड़ी घटना को आपने कहानी कैसे कह दी। क्राइम स्टोरीज़ या जर्नलिज्म में स्टोरी मतलब जो है वो फिक्शन नहीं होता। जर्नलिज्म में मतलब, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, स्टोरी मतलब कोई घटना होती है, कोई खबर ही होती है। स्टोरी का मतलब वो किताबों वाली सुनी सुनाई कहानी, वो बात नहीं होती। तो मेरे कहानी कहने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई फिक्टिशियस स्टोरी है, बल्कि कहानी मतलब घटनाक्रम। तो एनीवे, जया वाधवानी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। विक्रम बी का कमेंट है, बी जे राज के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। मनमिंदर वसीम का कमेंट है, स्वागत आपका। और इसके अलावा शोभा कुलकर्णी जी का कमेंट है, स्वागत। इसरार शेख महाराष्ट्र से हैं। सारंग चौहान, इन्होंने कहा है अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच मेरे बारे में इतना पॉजिटिव सोचने के लिए। क्रिप्टो प्लस के नाम से एक आईडी है। प्रकाश पी ये भी कमेंट करते हैं। जया अवस्थी जी का कमेंट है। तेज प्रकाश दीक्षित का कमेंट है। और योगा विथ विकास, रीना राज लव, चंद्रिका यादव, योगेश धर्न ने कमेंट किया है। शोभित पासवान ने भी कमेंट किया है। यार्ड के नाम से कमेंट है। आनंदी जी, आनंदी क्रिएट्स के नाम से हैं, और उन्होंने बताया है कि बांगूर नगर गोरेगांव वेस्ट में है, मलाड उससे सटा हुआ इलाका है, उन्होंने जानकारी दी है। भोला शर्मा ने कमेंट किया है। अनिल शाक्य जी रेगुलर लिसनर हैं। दीप माला जी ने सुप्रतिम भाई कहते हुए नमस्कार किया है, मेरी ओर से भी नमस्कार। और अबू जहीन का कमेंट है। मिस्टर अंश तिवारी का कमेंट है। सोहेल सैयद का कमेंट है। पिंकी चारन रेगुलर कमेंट करती है, स्वागत आपका। जिमी जिनमिन के नाम से कोई एक आईडी है, थैंक यू वेरी मच, उन्होंने भी इमोजीज भेजी है और अपने फीलिंग्स कन्वे किए हैं। भास्कर अरगड़े का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। उमा शर्मा जी बेंगलुरु से हैं और क्राइम तक की वजह से मिली मेरी बहन है। उमा शर्मा जी ने भी आज कमेंट किया बहुत दिनों के बाद। गॉड ब्लेस यू भैया लिखा है, थैंक यू वेरी मच। सिमी भसीन का कमेंट है। निवेदिता गुप्ता जी रेगुलर लिसनर, उन्होंने भी कमेंट किया है। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट एक दिन में पढ़ नहीं सकता। आप सब इतना रिस्पॉन्ड करते हैं, इतना कमेंट करते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और फिलहाल मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वाक़े, किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सारे कमेंट्स मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ, बेशक यहाँ सारे लोगों के कमेंट्स कैमरे पर वापस ना पढ़ पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई कहानी, किसी और वाक़े के साथ। आज की घटनाक्रम पर, आज की कहानी पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।